नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 13 से 17 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ 7 विधेयक पेश होंगे। लेकिन सत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को श्योपुर दौरे के कारण संकट भी मंडरा सकता है। पीएम के दौरे के चलते सत्र को एक दिन पहले खत्म किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि सत्र खत्म करने का हमने पुरजोर विरोध किया है और आगे भी इसे करेंगे। सत्र को 2 दिन आगे बढ़ाया जाए। इधर कांग्रेस का ये भी कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है, सदन में महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को हम उठाएंगे। और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सत्र को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सत्र में कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर चर्चा करे लेकिन हंगामा ना करे, क्योंकि कांग्रेस का काम हंगामा और सदन से वॉकआउट करना है। तो कांग्रेस की राजनीति केवल भ्रम पैदा करने की चल रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ सत्र को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय है, लेकिन सत्ता पक्ष के सुस्त रवैये के पीछे सियासी चाल क्या है, यह समझने वाली बात होगी। सवाल ये भी है कि क्या महज 5 दिन के सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी? इन प्रश्नों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासत में उफान शुरू हो चुका है। कांग्रेस अपनी सियासी चाल से सत्ता पक्ष को बेहाल करने की रणनीति पर काम कर रही है। 13 से लेकर 17 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट के अलावा 7 विधेयक पेश होंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के 17 सितंबर को श्योपुर दौरे के चलते सत्र को एक दिन पहले खत्म किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस सदन में पोषण आहार, आयुष्मान कार्ड घोटाला, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है। सत्र बहुत छोटा है। अगर सरकार पीएम मोदी के दौरे के चलते सत्र के लिए एक दिन का अवकाश रखती है तो सत्र को 3 दिन बढ़ाया जाना चाहिए। सत्र समाप्त करने का मैं पुरजोर विरोध करूंगा। प्रधानमंत्री के आने से अगर एक दिन का सत्र समाप्त करना चाहते तो मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि 2 दिन आगे सत्र बढ़ाऊं। कोरोना काल में आपके आयुष्मान में घोटाला हुआ, जिन अस्पतालों में बेड नहीं है, जिन हॉस्पिटल को मान्यता दे दी, मिल बांट के खाओ, हर विभाग में लूट मची हुई है। और नेता प्रतिपक्ष का होने के नाते पहला सत्र है हमारा, तो हम पूरी ताकत के साथ अपने साथियों से विचार विमर्श कर इस सदन को कारगर बनाएंगे ताकि जनता से जुड़े जनता की समस्याओं का निदान हो सके। उधर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सत्र को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का द्वितीय अनुपूरक बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। सत्र में कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर चर्चा करे लेकिन हंगामा ना करे, क्योंकि कांग्रेस का काम हंगामा और सदन से वॉकआउट करना है। कांग्रेस की राजनीति केवल भ्रम पैदा करके चल रही है। बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। वो चाहें तो द्वितीय अनुपूरक पे जब चर्चा होगी तो सारगर्भित चर्चा करें। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार, जो भी चर्चा वो कर रहा है। बस मेरी प्रार्थना है कि हो अल्लाह ना करे। ये फ्लोर हमें संवाद के लिए मिला है और सार्थक संवाद गुणदोष के आधार पर जो चाहे सो करें। यानी कुल मिलाकर एक तरफ सत्र को लेकर कांग्रेस सक्रिय है, लेकिन सत्ता पक्ष के सुस्त रवैये के पीछे सियासी चाल क्या है, ये समझने वाली बात होगी। सवाल ये भी कि क्या सरकार मुद्दों से भागना चाहती है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए दोनों ही दलों में सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस 5 दिन के सत्र में जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर 2023 की चौसर में नई लकीर खींचना चाहती है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि सत्र में 7 विधेयक भी पेश होना है, जिस पर चर्चा की विपक्ष मांग कर रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी या फिर सियासी चाल के बीच ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी पर। और सबसे पहले आप ही के पास कि लगभग 1 महीने के देरी से सत्र शुरू हो रहा है और 5 बैठकों की बात हो रही है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं
तो पहली बात तो ये कि आपको लग रहा है कि 5 दिन की बैठक भी पूरी हो पाएगी, और जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि जो कांग्रेस का अभी तक हम लंबे समय से देख रहे हैं कि जब चर्चा की बात होती है तो सदन में इतना हंगामा होता है कि सत्ता पक्ष को एक मौका मिल जाता है, फिर होता ये है कि सारी कार्रवाई धरी रह जाती है, सदन स्थगित हो जाता है अगले दिन के लिए या कभी कभी अनिश्चित काल के लिए। तो इस बार भी तमाम सारे मुद्दे हैं कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई की बात हो रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम हर महीने एक भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी क्या सार्थक चर्चा होती आपको लग रही है कि हो पाएगी? देखिए मनोज जी, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि विपक्ष जो है वो इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करता है और सत्ता पक्ष को बहाना मिल जाता है और वो जो है बहस से भाग जाता है। ये बहुत एक लाइन की टिप्पणी है। ये जो सदन है, मैं हमेशा से एक बात का पक्षधर हूं, सरकार किसी की हो मायने नहीं रखती, मायने इस चीज की रखती है कि सदन जो है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम केवल विपक्ष नहीं करता, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम विपक्ष करता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो यहाँ जनता की आवाज बोलता है। इसलिए विपक्ष को तो ये चाहिए कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दों का नोटंकी बंद करके और डिबेट करके सरकार को और प्रशासन तंत्र को जो है वो घेरने का काम करे। ये मनोज जी सबसे गंभीर बात है। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य से क्या होता है कि विपक्ष जो है वो क्या करता है कि कभी एप्रिन पहन करके आ जाता है, कभी आदिवासियों का नारे लगाता है, कभी दलितों के नारे लगाता है, कभी किसी के नारे लगाता है और मूल बात से जो है वो मूल बात से अलग हट जाता है, क्योंकि उनका मकसद जो है उस दिन खबर बनवाना और खबर बनवा करके उससे राजनीतिक पब्लिसिटी प्राप्त करना यदि है तो ये गलत है। उसे मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की बात करना ही चाहिए, जिन मुद्दों की गोविंद सिंह बात कर रहे थे कि विपक्ष जो है वो भ्रष्टाचार का मामला आएगा, आयुष्मान कार्ड का मामला आएगा, गैस कांड वाला इसका मामला। लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह की बातें हर सत्र के पहले जो नेता प्रतिपक्ष होता है, चाहे वो गोविंद सिंह रहे या उनके पहले जो रहे या बीजेपी में भी जो रहे, कि सारी बातें यही करते हैं, लेकिन जब सत्र के अंदर सुनवाई शुरू होती है, कार्रवाई शुरू होती है, तो उसी ढर्रे पे लौट आते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। मैं तभी ये मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को भी ये चाहिए। विपक्ष पर ज्यादा चर्चा करने का मेरा जो टिप्पणी है, मैं सरकार के बचाव में नहीं बोल रहा हूं, मैं विपक्ष को ये कह रहा हूं कि विधानसभा का सत्र जो है वो विपक्ष के लिए सुनहरा अवसर होता है। जो हम पत्रकार वार्ताओं में बात करते हैं वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए जो है स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि आप बयान कुछ भी जारी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में, विधानसभा के रिकॉर्ड में यदि आप कोई बात दर्ज कराते हैं उसके अपने मीनिंग्स मायने हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सदन में उन मुद्दों को उठाइए जिन मुद्दों को आप समस्या समझते हैं, उन मुद्दों को उठाइए जिन मुद्दों के कारण आप कहते हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उन मुद्दों को उठाइए जिससे प्रशासनिक अराजकता पैदा हो रही है, इन मुद्दों को आपको उठाना चाहिए। यही वास्तविकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार ने कोरोना काल के बाद से विधानसभा के सत्र की अवधि को कम करके और बैठकों को कम करके, साल भर की औसत बैठकों को कम करके बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया है। उसे संवारना चाहिए, ज्यादा समय लोकतंत्र की दृष्टि को सुदृढ़ करने के लिए बैठना चाहिए। ये सरकार बच नहीं सकती कोई भी, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य। आप केंद्र की सरकार को देखिए कि उनने एक दिन तय कर रखे हैं, वो उतने दिनों तक बैठक करते हैं। बाई दी वे अब की बार 1-2 दिन का कम ज्यादा का हुआ, चाहे जो है लोकसभा में हंगामा होता रहे, सदन बाधित किया जाता रहे, लेकिन कार्यकाल निर्धारित समय तक चलता है। मध्य प्रदेश या राज्यों की विधानसभाओं में इस तरह की परिपाटी नहीं है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र को यदि हम सुचारू, सुदृढ़ और सुयोग्य बनाना है, तब सदन की अवधि को एक तय कर देना चाहिए कि हमको, जैसे मान लो अर्जुन सिंह जी का जमाना है, मुझे याद है मैं उस समय सदन में जाता था, उस समय मैंने देखा है कि विधानसभा की अवधि ज्यादा से ज्यादा होती थी, पटवा जी की सरकार तक ज्यादा से ज्यादा होती थी। उमा जी की सरकार यानी 2003 के बाद, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में थोड़ा कमी ज्यादा होने लगी थी, उमा जी के बाद से कोई भी सत्र जो भी हमने तय किया है, एक सत्र भी अपनी निर्धारित अवधि से नहीं चला 2003 के बाद से। इसलिए ये गंभीर चिंता का विषय है। मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीतिक लाभ हानि का मंच जो है वो सदन नहीं होता। आप देखिए 7 विधेयक हैं, एक भी विधेयक मनोज जी चर्चा के बाद पारित हो जाए तो आप और हम पत्रकारिता करते लंबा समय हो गया। अब तो सदन में विधायक विधान के मामले में बोलना ही नहीं चाहता। आप विधायक हो, आपको जो है विधान बनाने के लिए हमने निर्वाचित किया है। हमने आपको वहां राजनीतिक लाभ करने के लिए नहीं कि आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, फला के लिए आप बोलते रहिए और उसका लाभ उठाइए, उसके लिए नहीं भेजा सदन में।
विधान बनाने के लिए भेजा है। बजट जो है सलीके से पास हो। मैं फिर एक चिंता प्रकट करता हूं, जी। ये बहुत गंभीर बातें हैं, ये कोई राजनीतिक बातें मैं नहीं कर रहा हूं। इसीलिए जी। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारों ने बहुत चतुराई से आम बजट को अनुपूरक बजट में बदल दिया। मनोज जी कभी गौर करना मेरे इस शब्द पर। निश्चित तौर पर हम लगातार देख भी रहे हैं इस बात को। जितना भी बजट जो है, क्योंकि अनुपूरक बजट कब आता था? जब केंद्र सरकार से अतिरिक्त राशि मिलती थी और उस राशि को खर्च करने के लिए सदन की अनुमति चाहिए पड़ती थी। आज तमाशा हो गया है, प्रत्येक सत्र में अनुपूरक बजट आता है। ये द्वितीय अनुपूरक बजट है। क्यों साहब, आम बजट में आपने अवधारण, आम बजट बनाते टाइम ये माना जाता था इतना पैसा हमारा होगा जो हम राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से करेंगे, इतना रुपया हमें केंद्र से दिया जाएगा। वो अनुमान लगाते थे और अनुमान का वार्षिक बजट बनता था। आज आप 10% का अबव मारते हैं, बजट बन करके तैयार हो जाता है। पिछले साल से 10% का अबव का बजट आया और आपने उसमें कर लिया। आपको यही नहीं मालूम, योजनाएं नहीं आती उसमें कि हमें किस प्रकार की योजनाएं बनाना है। आज तो हम देखते हैं फिर कई फ्लैगशिप योजनाओं के लिए बहुत कम प्रावधान हो पाता है। एक लाइन जी। आज जो है अनुपूरक बजट में उन योजनाओं के लिए पैसा आता है और विपक्ष उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, सत्ता उस पर चर्चा करवाना नहीं चाहता। इसलिए पैसा कहां से कहां जा रहा है इस पर निगरानी रखने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमजोर पड़ गए हैं। बिल्कुल। तो ब्रजेश, इंस्टीट्यूशन तो कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी बैठक हुई विधानसभा अध्यक्ष के पास कि नेता प्रतिपक्ष हों, जो संसदीय कार्य मंत्री है, तमाम सारे मंत्री बैठे और कहा कि हम सदन सुचारू रूप से चले, गंभीर चर्चा हो। लेकिन जिस प्रकार से सदन की अवधि रखी गई है उसमें अनुपूरक बजट आना है, 7 विधेयक आना है, ध्यानाकर्षण है, सूचना है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा है जो पुराने हमने अनुभव देखे हैं, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि सार्थक चर्चा होती दिखेगी? क्योंकि इस सब में सबसे ज़्यादा मजे उस ब्यूरोक्रेसी के हैं जिसको कोई कटघरे में खड़ा नहीं कर पाता है, क्योंकि हो हंगामा मचता है, विधेयक पारित हो जाते हैं, सदन की कार्रवाई ख़त्म हो जाती है कई बार समय से पहले, और होता यह है कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो नहीं पाती। जब चर्चा नहीं हो पाती है तो ब्यूरोक्रेट सबसे ज़्यादा फायदे में रहते हैं। कि जब प्रश्नकाल में हम देखते थे कि कई बार हमने देखा विधानसभा अध्यक्ष अंदर से व्यवस्था दे देते हैं मंत्रियों को कार्रवाई के लिए, निरीक्षण के लिए और तमाम सारी चीज़ों के लिए। जो नए विधायक होते हैं या जो विधायक हैं उनको आसंदी का संरक्षण मिलता है, लेकिन सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही, विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। देखिए मनोज जी, अभी भी ऐसी आशंका व्यक्त है कि मतलब कह सकते हैं हम कि सार्थक चर्चा की जो बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि अभी भी सार्थक चर्चा हो। जिस तरह से राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश जो शर्मा जी भी कह रहे थे सदन को किया गया है, लगातार हम देख रहे हैं। पिछली बार आप देखिए, अनुभव की हम बात करें तो पिछली बार आदिवासी वालों के मुद्दों पर किस तरह से कांग्रेस ने हंगामा किया, और सिर्फ एक वर्ग को मैसेज देने के लिए कि हम उस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुद्दों को। अब कांग्रेस की रणनीति क्या है, ये सबसे बड़ा कि वो बैठक कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं सर्वदलीय बैठक होती है, अध्यक्ष के सामने होती है, कार्य मंत्रियों समिति की बैठक होती है, उसमें सब एक सी बात हो जाती है, तय हो जाता है कि अच्छे से हम सदन चलाएंगे। लेकिन इसके बाद भी देखते हैं, हर बार होता है ना कि सदन बेहतर तरीके से चलाएंगे, कोई हंगामा नहीं करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है कि अब कह रहे हैं हम कि अच्छी सार्थक बात चर्चा करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। तो मुद्दों पर बात करने के लिए तो सदन होता ही है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि सदन को किस तरह से वो राजनीतिक मैसेज देने की और वोट बैंक को साधने का एक माध्यम बना रहे हैं। जो शर्मा जी भी उस पर चिंता जाहिर कर रहे थे। बिल्कुल। अब विपक्ष की रणनीति क्या है, उसके पास निश्चित तौर पर मुद्दे बड़े हैं, उसके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। चाहे तो वो महंगाई पर चर्चा कर ले एक दिन, भ्रष्टाचार पर एक दिन सरकार को कटघरे में खड़ा कर ले, कानून व्यवस्था पर सरकार को कटघरे में, 4 दिन हम मान के चल रहे हैं सत्र चलेगा, तो वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ जो अनुपूरक बजट की हम जो बात कर रहे हैं उस पर भी चर्चा कर सकते हैं हंगामे की। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो इस तरह से यदि रणनीति बनाकर आएंगे, या हम देखेंगे कि एक ही दिन में आके शोर शराबा कर देते हैं, महंगाई भी, भ्रष्टाचार भी, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, तो रणनीति के तहत आएंगे तो एक मैसेज भी बेहतर जाएगा, और जो बजट की हम बात कर रहे हैं उस पर भी चर्चा हो सकेगी। क्योंकि 5 दिन सत्र चलने की उम्मीद कम है। वैसे भी लगातार हम जब पिछली बैठकों का अंदाजा लगाएं या बैठकों की बात करें तो वो पूरा समय बैठ के नहीं हुई, तय समय के अनुसार बैठ के नहीं चली। तो अब ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर रणनीति क्या है, और जो आदिवासियों को लेकर जो अभी छिड़ रहा है, जैस का जिस तरह से रुख आया है, जिस तरह से हम बीजेपी को देख रहे हैं और कांग्रेस का पिछला रुख देखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह इस प्लेटफार्म से एक और
वर्ग को साधने के लिए और राजनीतिक मैसेज देने के लिए कि चुनाव के नज़दीक पहुंच रहे हैं हम, तो किस तरह से उस वर्ग को साधने की रणनीति के तहत भी हमने पिछली बार देखा है कमलनाथ जी। और रही बात अब कि जो मनोज जी आप देखिए, कमलनाथ जी थे एक सबसे बड़े नेता थे सदन के अंदर, बिल्कुल उनके मौजूदगी के बावजूद हम देख रहे हैं विपक्ष में सुर अलग अलग सुनाई दिए कि कमलनाथ खेमा कुछ बोलता है और दूसरे खेमे से सुर अलग सुनाए। क्या गोविंद सिंह के सामने भी ये चुनौती है? क्या सज्जन सिंह वर्मा उनके पिछवाड़े खड़े होकर बाकायदा वैसे ही भाषा बोलते ही रहेंगे कि अलग भाषा बोलते रहेंगे? जिस तरह से हमने कमलेश्वर पटेल को देख रहे हैं, वो अभी से कहने लगे कि सत्र तो ज़्यादा दिन का होना चाहिए। तो एकजुटता भी देखने की बड़ी बात होगी कि कदम से कदम मिलाकर, या उनका साथ कौन देता है? बाला बच्चन साथ देते हैं, सज्जन सिंह वर्मा साथ देते हैं, या उनका नेता सर्वोपरि नेता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो उनके राग भी हम देख रहे हैं सदन के बाहर भी हों चाहे सदन के अंदर भी हों, नेता प्रतिपक्ष से हटके दिखते हैं हमेशा। तो इस बार जब कमलनाथ नहीं है तो गोविंद सिंह जी के पास भी सबसे बड़ा विवाद भी हुआ था, जो उन्होंने बयान दिया था सदन की कार्रवाई को लेकर कि और मेरा किस कोई तरह इसमें से इंटरेस्ट हमने नहीं देखा कमलनाथ जी की मौजूदगी में उनको कई बयानों से, जीतू पटवारी के बयानों से उन्होंने किनारा करना पड़ा कि ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर। तो आप देखिए कि अब गोविंद सिंह के सामने भी वही चुनौती है कि वो विपक्ष को एकजुट रख पाते हैं क्या सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, तो चुनौती इसलिए भी बड़ी है शर्मा जी कि गोविंद सिंह अनुभवी हैं, लंबा संसदीय उनका अनुभव रहा है, और उनके पहले हमने देखा था कि अजय सिंह के बाद हम देखें कि वो एक जो नेता प्रतिपक्ष होता था वो छाप नहीं छोड़ पा रहा। अब चूँकि गोविंद सिंह कह चुके हैं आखिरी चुनाव है, और इस सत्र के बाद अब मुश्किल से 2 सत्र 3 सत्र और होंगे कि एक बजट सत्र मान लीजिए, एक मानसून सत्र और अगले साल का होगा, और शीतकालीन सत्र, फिर चुनाव की स्थिति आ जाएगी। तो ये 3-4 सत्र की जो छोटी अवधि है उसमें वो अपनी छाप छोड़ सकते हैं। और दूसरा हम देख रहे हैं कि साल भर के सत्र की अवधि देख लें तो वह मुश्किल 30-35 दिन की होती है। उसके बाद भी जो 330-35 दिन बचते हैं विपक्ष के पास, वो पर्याप्त समय होता है अगर उनको अपने मुद्दे जनता तक ले जाने हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। इस सब को नहीं करते हुए वो सदन का इंतजार करते हैं 3-4 दिन का, और वो सारा समय गवारा का खराब कर देते हैं, कह सकते हैं। दो बातें बहुत स्पष्ट आ गई हैं। ब्रजेश जी ने जो बात कही है उससे भी मेरा भी इत्तेफाक है कि यदि मुद्दों को क्रमशः उठाया जाए तो प्रदेश में एक संदेश जाता है कि सच में विपक्ष जो कह रहा है वो बात सदन में कहने की स्थिति में हो। क्योंकि देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, रिकॉर्ड में लाना और बयान देना दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों में अंतर है। बयान आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन सदन में आप कहेंगे तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सारी चीजें तथ्यात्मक है, मेरे इसी शब्द से आप समझ जाएंगे निश्चित तौर पर। दूसरी तरफ एक चीज बहुत गंभीर है। देखो, अनुभव एक बात है, अनुभव अपनी जगह है, मैं गोविंद सिंह जी के अनुभव को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक शब्द है प्रस्तुतिकरण। कई बार मैंने ये महसूस किया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, निश्चित तौर पर आपके पास बहुत बातें हैं इसलिए कि आपका अनुभव है, आपके पास 5 या 7 मुद्दे एक साथ हैं, तो आपको ये नहीं मालूम कि अलग अलग निकले हैं आपके दिमाग से वो मुद्दे, और प्लेटफॉर्म पर जो हैं वो अलग अलग आए। मोटे तौर पर बड़े नेता क्या करते हैं कि जिस मुद्दे को उठाते हैं उसी से रिलेवेंट बातचीतों को लेकर के आते हैं। अभी हमने उनकी बाइट सुनी आप ही के चैनल पर, अभी हम 2 मिनट पहले सुन रहे थे। उस बाइट में वो सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। ये गोविंद सिंह जी की सबसे बड़ी परेशानी है। मेरा सुझाव है, मैं आपके माध्यम से ही सुझाव दे रहा हूं कि आप जब कहना चाहते हैं तो आप उसी मुद्दे को स्पष्ट करिए। आप जब ये शब्द इस्तेमाल करते हो कि भ्रष्टाचार का, क्या शब्द बोला, भ्रष्टाचार की लूट, यानी ये शब्द कहां से बन जाएगा भ्रष्टाचार की लूट? भाई भ्रष्टाचार ही लूट है, भ्रष्टाचार को कौन लूट के ले जाएगा? जो लूट के ले जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार है। तो ये जो इस तरह के शब्दों का जो घालमेल आएगा ना, ये सत्ता पक्ष को अपना बचाव ढूंढने का मौका दे देगा। ये बहुत गंभीर बात है। बहुत मैं आलोचना के लिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपका अनुभव जो है वो आपके प्रस्तुतिकरण के साथ तालमेल कर पाएगा या नहीं। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि आपकी संसदीय कार्य मंत्री के साथ मित्रता सरकार के विरुद्ध आपको उतनी तेजी से खड़ा होने का अवसर देगी क्या, या आप उतनी ताकत से खड़े हो पाएंगे क्या? ये सारी चीजें कल जो है, कल से 5 दिन के लिए समझ में आ जाएंगी। और वो भी तब जब आपके ही दल के लोग, शर्मा जी, उस मुद्दे को पंचर करने में लगे रहते हैं। हम देखते हैं कि कांग्रेस में, विपक्ष में जब मुद्दा उठता है कोई, तो उनका ही कोई नेता, बड़ा नेता या कुछ, उसको पंचर कर देता है, वो दूसरा ऐसा मुद्दा उछाल देता है कि जो असल मुद्दा है वो दब जाता है। ब्रजेश जी कह रहे हैं खबर, ये हमारे लिए पत्रकार की न्यूज है, लेकिन मैं इसको राजनीतिक भाषा में यदि कहूं
बहुत लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो मुद्दों को पंचर करने के बाद या तो नरोत्तम जी के पास या शिवराज जी के पास जाकर के ये कहेंगे, देख लो भाई साहब हमने तवा निकाल दी। आप इस व्यवस्था को रोक पाएंगे क्या, ये आपके नेतृत्व पर निर्भर करेगा। तो दोनों चीजें है ना, जिसके पास ये रोकने की जिम्मेदारी है उनको भी हमने देखा है, और जो सदन में नेता का जिक्र आप कर रहे हैं उनको भी हमने देखा है। तो वो सवाल खुद तो ही वही सवाल है लगाकर कि कैसे वो गायब हो फिर जाते थे। हमने ये भी देखा है कि जब सवाल लगते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब सरकार कटघरे में खड़ा होने वाली होती है तो कैसे गुरु पूर्णिमा की छुट्टी पर उपनेता प्रतिपक्ष राजी हो जाते हैं, जो कि सदन में कभी हुआ नहीं है। तो ऐसे अगर ये तलाश शुरू होगी, जो फूल छाप कांग्रेसी जिनको कहते हैं कांग्रेसी आपस में भी, तो फिर सदन में कितने लोग बचेंगे कांग्रेस के पास, ये भी देखना होगा। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, आप जो शर्मा जी कह रहे हैं तो ये शंका तो दिनों दिन बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं सर्वे की कि फलाने का परफॉर्मेंस कमज़ोर है, उसका टिकट कट सकता है, इसका टिकट कट सकता है, तो वो भी अपने के लिए एक सेफ साइड ढूंढेंगे। तो वो पंचर करने वाले, मुझे लगता है टायरों से ज़्यादा संख्या उनकी हो जाएगी जो पंचर करने के लिए कीले लेकर घूमेंगे। तो ये तो और मुफीद स्थिति होगी सरकार के लिए। देखिए मनोज जी, नेता से ही सीखते हैं उसके पीछे आने वाले नेता या जो अनुभवी नेता होते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो ये कहते हैं कि शिवनाथ सरकार चल रही है। तो जब उनके जो प्रमुख नेता हैं, जिन पर नेतृत्व का जिम्मा है, जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ही नियत, उनका ही मतलब आप देखिए उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके ही लोग सवाल खड़े कर रहे हो, तो फिर दूसरे नेताओं से कैसे उम्मीद कर सकते हो? ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा राजनीतिक सद्भाव बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन विपक्ष का जो दायित्व होता है, सद्भाव कीजिए, आप अपने घर में बुलाइए, आप उनके घर में जाइए, बाकायदा वैसा व्यवहार होना चाहिए जैसे हमने देखा है पहले कि किस तरह से दिग्विजय सिंह शासन काल में था। जी जी शर्मा जी, जी की बात में बहुत दम है भाई। मैं तो इस अनुमान के पुख्ता होने तक पहुंच रहा हूं कि कमलनाथ जी ने व्यवसायिक प्रबंधन के अंतर्गत अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री बनवाया है। आप थोड़े दिन में शोध करिए मेरे इस वाक्य की, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अच्छे संपर्क हैं आपके। आप ये देखिए कि जो सरकार 1.5 साल बाद गिर सकती थी, वो सरकार अवसर होते हुए भी नहीं बनाया जाना, केवल व्यवसायिक कमलनाथ जी को पूर्व मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक मौका दिया गया है। ये मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का बड़ा सच सामने आएगा। आप शोध करिए इस पर, बहुत बड़ी बात है मनोज जी। और मैं फिर लेकिन अभी फिलहाल तो शोध इस बात का करना होगा ना कि ऐसे कांग्रेस के वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ही रहें, अब दोबारा मुख्यमंत्री ना बन पाए। अभी तो बड़ा सवाल ये है, और ये शायद हमको सदन में देखने को मिलेगा। 3 दिन पहले कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री के साथ था, उन्होंने मुझे रोक करके बातचीत की, और उस बातचीत में ये लब्बो-लुबाब निकला कि दिग्विजय सिंह जी को कमजोर करने के लिए कमलनाथ जी शिवराज जी से मिले हुए हैं। ये उनकी तरफ से संकेत आया। तो कांग्रेस में हर आदमी ये मान करके चल रहा है कि कमलनाथ जी पैसे वाले नहीं होते तो कभी के हटा दिए जाते। कोई ऊपर पहचान और सोर्स की बात नहीं है, केवल उनका जो पैसा है और कार्यालय में खर्चा का जो हिसाब किताब दे देते हैं, उसके कारण वो कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्रमुख हैं, अपने आप को दावेदार कहते हैं, और जो है केवल इसके कारण। अदरवाइज तो उनके साथ उनकी जो शिव और नाथ की सरकार वाला जो ब्रजेश जी ने कहा है, ये तो चुनाव से पहले खूब चर्चा में आएगा ही, ये वाला डायलॉग तो। और हम तो पढ़ते भी आए हैं, हरूनाथ मम संकट भारी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ब्रजेश जी आपकी। मनोज जी, जो शर्मा जी कह रहे थे, उनके ये मंत्री जी कहते हैं, पूर्व मंत्री हैं वो, कि हमारे नेता के पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो बहुत टाइम है। तो आप देखिए कि वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पास समय नहीं था, और आज जब वो पूर्व मुख्यमंत्री है तब भी उनके पास समय नहीं है। कौन से आंदोलन खड़े हो गए सरकार के खिलाफ, बैठकें चल रही। जो दिग्विजय सिंह जी कहते थे ना 2003 से पहले कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, मुझे लगता है कमलनाथ जी उसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि मैनेजमेंट से किसी तरह से, लेकिन उसका प्रैक्टिकल भूल गए शायद वो, कि किस तरह से जातिगत समीकरण साध लिए जाएं, जैस को साध लिया जाए, दलितों को साध लिया जाए, अनुसूचित जाति जनजाति को साध लिया जाए, इन जातियों को साध कर वो कहीं ना कहीं सत्ता का तो आपको वो नहीं लगता है कि, और मुझे लगता है कि अब बहुत नर्मदा जी में बहुत पानी बह गया है, ये जो रणनीति है वो अब कारगर नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरत इस बात की नहीं कि साधने से ज्यादा है कि साथ लेने की जरूरत है, कि आपके तमाम सारे नेता कार्यकर्ताओं को साथ लें। लेकिन साथ लेने के लिए साथ जाना पड़ेगा ना उन तक।
तो यहाँ तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, वो 3 घर नहीं जा सकते हैं, उन लोगों तक कहाँ पहुंचेंगे? तो वो तो जब तो राहुल लोग गा- साथ आएंगे, वो आपके तो- घर आके दरवाजे थोड़ी नहीं वो तो बजाएंगे, अपने घंटी थोड़ी नहीं सबसे बजाएंगे। वो तो अपने सबसे बड़े लीडर के साथ भी जाने को तैयार नहीं, उससे भी उन्होंने किनारा कर लिया राहुल गांधी से। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जाना चाहिए कि सदन में संग्राम की जगह चर्चा हो, सार्थक बहस हो और उसका कुछ नतीजा निकले, क्योंकि लंबे समय से हम इसका अभाव मध्य प्रदेश में खासतौर पर देख रहे हैं कि एक तो सत्रों की अवधि वो छोटी होती है और जो छोटी अवधि होती है वो भी हंगामे, शोरगुल, वॉकआउट, चिल्ला चोट, आरोप प्रत्यारोप में ख़त्म हो जाती है और इन सब के बीच जनता से जुड़े मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं और जिसका फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी उठाती है और इसका लाभ नेता उठाते हैं सत्ता पक्ष के, लेकिन नुकसान में होती है जनता, वो जनता जो वोट देकर बड़ी उम्मीदों के साथ अपने जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। बोल